Good morning. Exact 2 months, if I would consider. Sorry, a month, not 2 months. Exactly a month. My bad. If I consider skipping the next 4 or 5 days, 31st is your exam start date, right? So 30 days of December and 8 days of November is what you have. 38 days जहां आपको सीरियस पढ़ाई भी करनी है, जहां आपको इस तरह का प्रिपरेशन करना है कि एग्जाम पास हो जाए. इफ आई अज्यूम कि आपका पहली बार वाला जो पढ़ाई है हर सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो चुका है, अब तक आपके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो आपने सेल्फ स्टडी करनी थी, क्लास स्टडीज तो हो चुकी, क्लास में डिस्कशंस हो चुके, पर आपकी जो सेल्फ स्टडी थी फर्स्ट टाइम वाली वो हो चुकी, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं मैं. अब यहां 3 चीजें आती हैं. पहली 2 टेस्ट सीरीज है, दूसरी मैराथन सेशंस है ना, दूसरी मैराथन सेशंस है. तो अगर मैं ये कंसीडर करूं कि YouTube पे चल रहा है बेटा, अगर मैं ये कंसीडर करूं कि आपने टेस्ट सीरीज 1 अप्लाई की हुई है या टेस्ट सीरीज 2 अप्लाई की हुई है या बोथ टेस्ट सीरीज अप्लाई की हुई है, उसमें वैरायटी ऑफ द कॉम्बिनेशंस आते हैं. मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग दोनों टेस्ट सीरीज लिखने वाले हो. जो आइदर ऑफ द टेस्ट सीरीज नहीं लिखने वाला है या जो दोनों टेस्ट सीरीज नहीं लिखने वाला है, उसके लिए वो एडिशनल टाइम अवेलेबल होगा फॉर द एडिशनल प्रिपरेशन. और जो लोग दोनों टेस्ट सीरीज लिखने वाले हैं उनको तो हम लोग फैक्टर आउट कर ही रहे हैं. वी आर गोइंग टू कंसीडर द फैक्टर रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज टाइमिंग्स विद इन दिस, क्योंकि जहां तक टेस्ट सीरीज की बात है वहां भी पढ़ाई हो रही है. आप अगर टेस्ट सीरीज लिख रहे हो या टेस्ट सीरीज नहीं लिख रहे हो, इन दोनों केसेस में आपकी पढ़ाई हो रही है. टारगेट कुछ ऐसे होने चाहिए अगर आप दोनों टेस्ट सीरीज लिख रहे हो. पहला, क्योंकि अब 23 तारीख मतलब परसों से पहली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, 23, 25, 27, 29, ये 4 दिन में 4 टेस्ट सीरीज. अब से आज दोपहर से अगर मैं मेरी रिवीजन स्टार्ट करता हूं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, हाउ शुड इट बी? फर्स्ट आई शुड कंप्लीट at least 2 topics from module 2 and at least chapter number 3, 4, 5 and half of 6 from module 1. इससे होगा क्या? आपके मॉड्यूल 2 में फाइनल अकाउंट, एनपीओ, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, इसमें से मान लो आपने पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया, रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं. मॉड्यूल 1 में से आपने बीआरएस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, यहां तक अगर कंप्लीट कर लिया, सो बाय दैट वे यू विल बी एबल टू कवर 70% ऑफ द पेपर कंफर्टेबली. 70% आपके टोटल पेपर का साइज कवर हो जाएगा और बाकी 30% जो है आपने पहले पढ़ाई की हुई है, उस बेसिस पे जितना मैक्सिमम आप सॉल्व कर पाए उतना सॉल्व करना है. सेम शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ. लॉ की जब आप रिवीजन करोगे तो आपने बीसीआर पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए
और पार्ट 1 में से अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कंपनी लॉ एलएलपी इतना कंप्लीट कर लेते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हाल फिलहाल अगर नहीं भी हाथ लगाया तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉमन सेंस पे भी आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेटिकुलस डिटेल जो रिवीजन है वो आप सेकंड टेस्ट सीरीज के समय कर सकते हो। तो हाल फिलहाल के लिए सेल ऑफ गुड्स, इंडियन पार्टनरशिप, कंपनी लॉ एंड बीसीआर, इतना अगर आप कवर करके जाओगे तो वापस 70% वहां भी कवर कर लोगे। मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग में से लॉजिकल रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर लेना है। टेस्ट सीरीज 1 की बात कर रहा हूं मैं। स्टैट्स का पार्ट थ्योरेटिकल होता है काफी सारा, स्टैट्स कंप्लीट करके जाना है। और मैथ्स में व्हाटएवर टॉपिक्स यू फील कंफर्टेबल विथ, जिसका लेंथ ज्यादा नहीं है प्रिपरेशन में पर वेटेज अच्छा है एग्जामिनेशन में, ऐसे टॉपिक को प्रायोरिटी देके आप कवर करके जाओ। और जहां तक बात है आपके इकोनॉमिक्स बीसीके की, तो आई वुड सजेस्ट बीसीके शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट। क्यों? रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हो रहा है। और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इतना आप अगर कंप्लीट करके जाते हो तो 70% वहां भी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है, टेस्ट सीरीज 1 के लिए 70% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू फिनिश 100% सिलेबस इन टेस्ट सीरीज 1 इटसेल्फ। क्यों? जो टॉपिक आपको अच्छे से करना है उसको भी आप ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, और सारे टॉपिक्स कवर करने के चक्कर में आप जिस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना था उसको नहीं दे पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू फोकस ओनली ऑन 70%, you'll be able to cover that 70% very comfortably, और बाकी का 30% आपने पढ़ाई की हुई है, ये याद रखो। उस बेसिस पे आप एग्जाम में भी आंसर्स कर पाओगे। ये हो गया पहली टेस्ट सीरीज का पार्ट। 29 को आपकी पहली टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो रही है। मैं ये अज्यूम करता हूं 30 तारीख से आपके मैराथन स्टार्ट हो रहे हैं। 30, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 5 तारीख तक। 30, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 तारीख तक आपके मैराथन सेशंस होने वाले हैं। लॉ का जो मैराथन रहने वाला है वो आपके टेस्ट सीरीज 2 के समय होने वाला है, मतलब अकाउंट्स का पेपर होने के बाद लॉ के पेपर के पहले, तब आपका लॉ का मैराथन सेशन रहेगा। तो इन 6 दिन में हम लोग अकाउंट्स, अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स को मेजरली कवर कर लेंगे। जहां तक बात है बीसीके की, आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ रिवीजन इन दैट, द फास्ट ट्रैक काइंड ऑफ, मैराथन काइंड ऑफ। हां, बीसीआर के लिए देयर विल बी द सेशन, तो इस तरह से वो मैराथन कवर हो पाएगा। अब इस मैराथन सेशंस में आपके 5 दिन चले गए। अब 5 दिसंबर के बाद आपकी अगली टेस्ट आ रही है 9 दिसंबर को, आई एम सॉरी। तो 6, 7, 8 3 दिन अवेलेबल है। अब क्या करना है? अब आपको कवर करना है जो बचा हुआ पोर्शन था। तो आपने क्या करना चाहिए? 6 तारीख का जो दिन है वहां पे आप कवर करिए जो भी सब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी रिवीजन नहीं हो पा रही है। यू कवर दैट ऑन 6th, दैट इज आफ्टर मैराथन, इमीडिएटली बिफोर स्टार्टिंग विद अकाउंट्स। अकाउंट्स के अलावा मतलब इकोनॉमिक्स, लॉ या मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो वो टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए 6 तारीख के दिन पे। अब आपका मोमेंटम इतना बना हुआ है कि आप लगभग 12 से 14 घंटे रोज की पढ़ाई कर रहे हो। यू आर डूइंग इट, आई नो अबाउट इट, आई एम अज्यूमिंग इट वेरी कंफर्टेबली, दिस इज फंडामेंटल अजम्पशन, वी आर इन द एग्जाम नाउ। तो 6 तारीख का पूरा दिन अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक, 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स को दे दोगे तो वो तो पूरे कवर हो जाने आपके। अब आगे वापस 7, 8 तारीख यू डेडिकेट इट कंप्लीटली अगेन टू द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। अब का अप्रोच क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज 2 के लिए?
जो बचा हुआ 30% सिलेबस था, जो टॉपिक्स आपने टेस्ट सीरीज 1 में कवर नहीं किए थे, यू रिवाइज थ्रू दोज 30% एंड अब वो 30% कवर करने के लिए 2 दिन तो लगने नहीं है. You'll be able to cover that in a faster manner. And then you should do the revision of 70%. That will be the second revision for that or not. तो इस तरह से हर सब्जेक्ट को अप्रोच करना है. लॉ के मैराथन के साथ साथ आपका अपने आप पढ़ाई हो रहा है, तो आपको उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. That will get covered in the marathon itself. फिर आएगा आपका नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ये आपने 30% सिलेबस कवर किया फर्स्ट रिवीजन, और पिछले वाले टेस्ट में जो आपने टॉपिक्स पढ़ लिए थे उसका सेकंड रिवीजन किया आपने. इस तरह से 9, 11, 13, 15 दिसंबर को आपकी सेकंड टेस्ट सीरीज खत्म हो जानी है. इसके बाद 15 पूरे दिन अवेलेबल है. अब आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब प्रिपरेशन कर रहे हो टेस्ट सीरीज के लिए, तो क्या मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा? आंसर इज नो. अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपने हर टॉपिक का कंसेप्चुअल रिवीजन करना चाहिए, सारे कंसेप्ट्स गो थ्रू कर लेने चाहिए, और जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, उन प्रॉब्लम्स को आपने अप्रोच करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि उसमें एक्सीडेंट पॉइंट्स क्या होते हैं. What are the points that you need to take care of when it comes to the examination? If you already have made the notes of that, अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए हैं, तो वो नोट्स को भी गो थ्रू करना चाहिए आपने. मैराथन सेशंस जब चलेंगे तब आपने अपने साथ एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए अलग से, प्लेन. जैसे जैसे मैराथन सेशंस चलेंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये पॉइंट मैंने कभी देखा ही नहीं था, नोट इट डाउन. कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे मैराथन सेशंस के टाइम पे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे पता है पर ठीक से अप्लाई नहीं कर पाया था, नोट इट डाउन. कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने अलग तरीके से समझे थे, जिनको अलग तरीके से अप्लाई करना चाहिए, नोट इट डाउन. ये आप क्या बना रहे हो? आपके लिए जिस्ट बना रहे हो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. अब आखिरी 15 दिन का अप्रोच क्या होना चाहिए? दैट इज 16th दिसंबर टू 30th दिसंबर. 15 पूरे दिन, 6 सब्जेक्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ईच पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेपरेटली. अप्रोच होना चाहिए एग्जैक्ट रिवर्स. तुमको अगर याद होगा, स्कूल टाइम पे हमसे कहा जाता था, जैसे एग्जाम अप्रोच होती थी तो हमसे कहा जाता था अब रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाई चालू करो, लास्ट पेपर का प्रिपरेशन पहले. 3 दिन हमको रखने अकाउंट सब्जेक्ट के लिए, बचे 12 दिन. 12 दिन में 5 सब्जेक्ट अलोकेट करने हैं, जिसमें बीसीके, बीसीआर एक एक पूरा दिन दे सकते हैं हम लोग. और अब बचे 10 दिन. ये 10 दिन में हमको 3-3 दिन अलोकेट करने हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. जिसमें इकोनॉमिक्स को 3 दिन ज्यादा हो जाएंगे, अलोकेट 2. मैथ्स के लिए 3 दिन कम पड़ेंगे, अलोकेट 5. क्यों? मैथ्स में तीनों पार्ट्स हैं, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग. अब अप्रोच क्या होना चाहिए? अब आपने कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चंस अकाउंट सब्जेक्ट के लिए सॉल्व करने चाहिए पहले 2 दिन के लिए. आपने जो आपके टॉपिक्स, मैथ्स में जो टॉपिक्स पे आपको लगता है कि यहां प्रैक्टिस जरूरी है, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए. बीसीके में डेफिनेशन वाला जो चैप्टर है उसको आपको ज्यादा समय लगता है, उसको गो थ्रू करना चाहिए. यहां एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल 1 डे टू बीसीके, फुल 1 डे टू बीसीआर, दिन की शुरुआत बीसीआर से, दिन का अंत बीसीके से. गिव 2 hours every day for all 15 days. For all 15 days excepting the last day, 30th छोड़ के, मतलब 29th दिसंबर तक. क्या करना चाहिए आपने? रोज सुबह 2 घंटे बीसीके पढ़ो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो. रोज रात के 2 घंटे आप बीसीआर के फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करो, सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस करो, ग्रामर जो भी है वो प्रैक्टिस करो, प्रिसिस राइटिंग लिख के देखो. So you are allocating 30 hours to BCK, 30 hours to BCR. अब बाकी का जो समय है वो आप अलोकेट कर दीजिए पहले 4 दिन लॉ के लिए,
सॉरी, पहले 3 दिन इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि अब समय कम कर दिया तो दिन ज्यादा लगेंगे। पहले 3 दिन इकोनॉमिक्स, 16, 17, 18 इकोनॉमिक्स, सुबह बीसीके, रात को बीसीआर, बीच में पूरा दिन इकोनॉमिक्स। मतलब क्या होगा, आपको सैचुरेशन फील नहीं होगा। जब हम लोग एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूस कर रहे होते हैं तो वी गेट सैचुरेटेड इन दैट सब्जेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 सब्जेक्ट अ डे, डू 3 सब्जेक्ट्स अ डे। मतलब चेंज ओवर मिल रहा है हमको। 15, 16, 17 यू हैव अलोकेटेड, सॉरी 15 से नहीं, 16, 17, 18 यू हैव अलोकेटेड टू इकोनॉमिक्स। 19, 20, 21 you allocate to law. 22, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 you allocate to the subject of maths. And then, sorry, up till 26, 27, 28, 29 you allocate to the subject of accounts. फायदा क्या हुआ, आपके पांचों सब्जेक्ट, सॉरी 4 सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स डिटेल में कवर हो रहे हैं, रिवीजन हो रही है, जहां जहां प्रैक्टिस चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस हो रही है। और इस तरह से अगर आप एग्जाम को अप्रोच करोगे, आप ऑब्जर्व करो आपने क्या किया, आपके 4 रिवीजन हुए। पहला रिवीजन टेस्ट सीरीज 1, दूसरा रिवीजन मैराथन, तीसरा रिवीजन टेस्ट सीरीज 2, चौथा रिवीजन फुल फ्लेजेड एग्जाम के लिए। पढ़ाई पहले कर चुके हैं, 4 बार रिवाइज कर चुके हैं, तो बचा ही क्या करने के लिए। अप्रोच द एग्जाम्स विद द कूल एंड काम माइंड। डू नॉट हैव अ थॉट प्रोसेस की अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पास हो गया तो। कर्म करता जा, फल अपने आप मिलेगा। You have to only put the impact, or you have to give the stress only and only to one thing, and that is your preparation. आपको अपनी प्रिपरेशन के अलावा और किसी भी चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। Complete your exam and then do the review. जिस दिन पेपर कंप्लीट होगा, आज अकाउंट्स का पेपर हुआ, भूल जाओ कि अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट था हमारी जिंदगी में। नो नीड टू ओपन द क्वेश्चन पेपर। मेरी एक आदत होती थी, मेरा क्वेश्चन पेपर उसी बैग में पड़ा होता था। नेक्स्ट डे पे जब मैं पेपर देने जाता था, उस दिन वो पेपर बाहर निकलता था। आई वुड नेवर टेक आउट द पेपर फ्रॉम माई बैग। और कोई पेपर अगर मुझे दिक्कत दिया, जैसा कुछ पेपर हुए थे, खराब हुए थे मेरे, what to do on 30th December? बेटा 29, 30 we are allocating to the subject of accounts only ना। तो अकाउंट्स के लिए, क्योंकि सुबह और शाम के समय पे अगर आप बीसीके बीसीआर कर रहे हो तो अकाउंट्स के लिए भी तो समय कम हो गया ना। सो 27, 28, 29 ये अकाउंट्स का समय, और 30th फुल फ्लेजेड अकाउंट्स, नथिंग एल्स देन दैट। उस दिन थोड़ी देर लॉ पढ़ने के लिए बोलूंगा बेटा, लॉजिकली मतलब। What should be the approach? अप्रोच जैसा मैंने कहा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करके देखने चाहिए, कंसेप्चुअल पूरा का पूरा रिवीजन होना चाहिए, प्रॉब्लम रिव्यू होने चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे रिव्यू होने चाहिए। तो जैसे अगर आप रेक्टिफिकेशन की बात कर लो, तो रेक्टिफिकेशन में आपने जो बड़े वाले क्वेश्चन है, एक बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, एक आफ्टर फाइनेंशियल ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए। बीआरएस में एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, एक एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए। डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड नॉर्मल, स्ट्रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नॉर्मल, स्ट्रेट लाइन मेथड प्रोविजन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड प्रोविजन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने चाहिए। इन्वेंट्री में फीफो का एक क्वेश्चन, लीफो का एक क्वेश्चन, वेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन, परपेचुअल वाला, पीरियोडिक वाला एक क्वेश्चन, इस तरह से सॉल्व करके देखनी चाहिए। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का एक क्वेश्चन सॉल्व, मतलब हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना चाहिए, भले आप रात में सॉल्व करो। इट इज नॉट नीडेड कि आप एग्जाम में जैसा प्रेजेंट करोगे वैसे सॉल्व करो, पर आपने सॉल्व करनी चाहिए, पेन के थ्रू जाना चाहिए, वो ब्रेन के थ्रू तो जा ही रहा है ना। यू शुड राइट इट ऑन द नोट, और
एग्जाम के समय पे आपको यह नहीं सोचना है कि ये मेरा आंसर सही बन रहा है या ये मेरा आंसर गलत बन रहा है। आपकी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें या मॉड्यूल से, विच एवर यू फील राइट। मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, जिस रिसोर्स से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन्हीं रिसोर्सेस को कंटिन्यू करना है। हां, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज के बाद आपकी एग्जाम तक आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करने वाले हैं अलग अलग नोट्स देने के लिए कि ये कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये केस स्टडी के नोट्स हैं, ये मैंने इसके बनाए हुए हैं, वो उसके बनाए हुए हैं, मार्केटिंग स्टंट्स हैं। ये अप्रोच बहुत होने वाले हैं आप सबको। सिंपल सजेशन है, अब तक आपने अगर कोई और रिसोर्स यूज नहीं किया है तो अब के बाद भी आपने कोई एडिशनल नया रिसोर्स नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उससे वैल्यू एडिशन नहीं होगा, पर वैल्यू डाइल्यूजन ज्यादा होगा। क्यों? आपका अब तक का अप्रोच और आने वाले अप्रोच में फर्क पड़ सकता है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका और आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, दर्शन सर ने बताई हुई राइटिंग प्रैक्टिस का तरीका और किसी और ने केस स्टडी को प्रेजेंट करने का तरीका में फर्क हो सकता है। अगर आप एक तरीके से सीख चुके हो तो आप उस तरीके को फॉलो करो। डू नॉट ट्राई टू चेंज एट द लास्ट मोमेंट, इट मे क्रिएट एन एक्सीडेंट फॉर यू, राइट? Entire week would go in BCom exams and its preparation too. So how to manage that? BCom के लिए पढ़ाई मत करो. That is how you are supposed to manage it. BCom में एग्जाम शार्प नोट्स से दो प्रॉब्लम हर टॉपिक के पढ़ के जाने का। जहां तक मैथ्स कितने लोगों में BCom में? You are blessed. अरे मीन मोड यूनियन पूछते हैं 5 मार्क के लिए और सिर्फ 40 तक के लिख के आना है पेपर। 40 पासिंग है ना, 21 पासिंग है, जो भी परसेंटेज पासिंग है, जितना वो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, जितना पासिंग है उससे 10 मार्क ज्यादा का पेपर लिखने का, चुपचाप उठने का और बाहर निकल जाने का। और फिर भी उन्होंने अगर बाहर नहीं जाने दिया तो वहीं पे पावर नैप, वामुक्षी पावर नैप, उधर ही सो जाने का उनके सामने। और अगर मन करे तो खराटे भी मार के आना। कॉम्पेंसेशन ऑफ योर स्लीप हैज टू बी डन देयर। गिव द इंपॉर्टेंस एंड वेटेज ओनली टू द एक्सटेंट इट रिक्वायर्स। जिसकी जितनी वर्थ है उसको उतना ही वैल्यू देना चाहिए, राइट? अकाउंट में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को? बेटा जूता खोल के मारेगा। मैं अभी मैं बहुत कंट्रोल करके तुम्हारे सवालों के जवाब दे रहा हूं। नहीं, सीरियसली आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ लाइक एनीथिंग। मतलब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तू बर्बाद मत कर मेरा समय। हाँ, नॉनसेंस। कौन सा को चैप्टर कितने? अबे बीकॉम चल रहा है। चैप्टर कितने मार्क्स को? हाँ, लास्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वांट टू हाईलाइट अपॉन इज नेक्स्ट 1 मंथ आपको पढ़ाई का तो ख्याल रखना ही है, पर साथ ही साथ खुद का ज्यादा ख्याल रखना है। क्यों? इस पीरियड में try to avoid having the junk food to the extent possible. Try to remain at the hygienic places. Try to have the regular food. Do not avoid the food. नहीं, मैं खाना खाएगा तो मेरे को नींद आ जाएगी। ये जो अप्रोच होते हैं ये गलत होते हैं। Have regular food. क्योंकि अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। Do not have the excessive one, of course. You won't, I know about it. ये पीरियड में अपने आप खाना छूट जाता है, नींद नहीं आती है। Have a good sleep. सर कैसे? You try completing the studies for the day. और अगर रात को कंटिन्यूस 6 घंटे की नींद नहीं आ रही है, 6 hours is enough. अगर 6 घंटे की नींद नहीं आ रही है,
अगर रात में सिर्फ आपकी 4 घंटे की नींद हो रही है, कॉम्पेंसेट इट इन द डे. टेक अ स्लॉट ऑफ 2 hours, हैव अ स्लीप ऑफ हाफ एन आवर. वो आती है. डू द स्लॉट, स्टडी स्लॉट ऑफ 2 hours, अगेन हैव द स्लीप ऑफ हाफ एन आवर. एंड लाइक दैट यू कैन कॉम्पेंसेट दैट रिमेनिंग 2 hours. 6 घंटे की नींद मैंडेटरी है. मिनिमम 6, मैक्सिमम 6. नाउ फॉरवर्ड. हाँ, नींद कम नहीं करनी है. मैं 3 ही घंटे सोएगा रोज, अब तो फुल कवरेज करना है, जरूरत नहीं है. तुम्हारे पास सिलेबस ही नहीं उतना पढ़ने के लिए. नहीं, सच बोल रहा हूं मैं. वो इंटरमीडिएट में, पर इंटरमीडिएट में पढ़ाई के लिए समय भी बहुत ज्यादा मिलता है. 3 महीने मिलते हैं वहां पे, राइट? तो ऑल सेड एंड डन, I hope I have tried to give you a clear-cut idea of what you should be focusing upon and how you should be focusing upon. Try to cover it in the maximum way possible. Clear the exam and get into the intermediate. Thank you very much. Bye-bye.